नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता। चलिए उत्तराखंड प्राइम की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे देवभूमि में किसानों के हुंकार की। उत्तराखंड के कई जिलों में संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से बुलाए गए भारत बंद का मिला जुला असर देखने को मिला। 6 जगहों की तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर देहरादून की है। किसानों के भारत बंद का मिला जुला असर दिखा। वहीं रुड़की, जसपुर, खटीमा, बाजपुर, रुद्रपुर में भी किसानों के बंद का असर देखने को मिला, जहां कई जगहों पर बाजार पूरी तरह से बंद दिखाई दिए तो कई जगहों पर दुकानें खुली मिली। अब बात राजधानी देहरादून की, जहां भारतीय किसान यूनियन के भारत बंद का कोई खास असर देखने को नहीं मिला। हालांकि भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता जरूर विरोध प्रदर्शन करते दिखाई दिए। भारतीय किसान यूनियन उत्तराखंड इकाई के कई कार्यकर्ता देहरादून के घंटाघर पर मौजूद इंद्रमणि बड़ोनी की मूर्ति पर पहुंचे। पहले ये माल्यार्पण किया, फिर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। भारतीय किसान यूनियन के उत्तराखंड प्रभारी उषा तोमर ने कहा कि भारत बंद के लिए उनकी ओर से कोई जबरदस्ती नहीं की गई है। तो वहीं भारत बंद को लेकर देहरादून में पुलिस भी अलर्ट मोड पर रही। पुलिस ने किसी भी तरीके की अनहोनी से बचने के लिए शहर में चौकसी बढ़ा दी। देहरादून में दंगा नियंत्रण दल समेत तमाम फोर्स को एक्टिव मोड में रखा गया ताकि किसी तरीके की परेशानी से निपटा जा सके। देहरादून के एसएसपी जनमेजर प्रभाकर खंडूरी ने बताया कि पीएसी की 5 कंपनियों को जोन वाइज बांटा गया है। इसके अलावा रिजर्व में भी फोर्स रखी गई। देखिए, बेसिकली देहरादून एक सिटी है और इसका देहात का क्षेत्र भी आता है, तो हमने अपनी पूरी तैयारी कर रखी है कि किसी भी तरीके का तनाव पैदा ना हो, शांतिपूर्वक ढंग से ही सारा कार्यक्रम रहे जो भी आह्वान किया गया है। दूसरा, हमारे तरफ से सारे पीएसी, जितनी पीएसी हमारे पास अवेलेबल थी, लगभग 5 कंपनियां अवेलेबल थी, तो वो हमने बांट दी हैं। इसके अलावा रिजर्व में भी हमारे द्वारा फोर्स रखा गया है कि किसी आकस्मिकता से निपटने के लिए हम तैयार रहें। तो 3 कृषि कानून के खिलाफ भारतीय किसान यूनियन के भारत बंद को देखते हुए रुड़की में भी प्रशासन अलर्ट मोड पर है, जिसका सीधा असर मंगलौर और रुड़की में भी देखने को मिला। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर बुलाए गए भारत बंद के मौके पर यहां के बाजार सूने दिखाई दिए। वहीं मंगलौर की आप बात करते हैं तो पुलिस ने गाड़ियों के रूट को भी डाइवर्ट कर दिया। हरिद्वार, देहरादून से आने वाली गाड़ियों को मंगलौर से देवबंद होते हुए भेजा जा रहा है ताकि 4 धाम की यात्रा पर जाने वाले यात्रियों को किसी तरीके की परेशानी ना हो। वहीं खुफिया विभाग और पुलिस लगातार किसानों के बंद पर नजर बनाए हुए है। और उधर जसपुर में भी किसानों के भारत बंद का असर देखने को मिला। यहां पर सुभाष चौक की अगर आप बात करते हैं तो 3 कृषि कानून के खिलाफ किसानों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी हुई। कृषि कानून के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा और किसान यूनियन ने 27 सितंबर को भारत बंद का ऐलान किया था, जिसके तहत किसानों ने शहर के मुख्य मार्ग पर रैली निकाली और जो दुकानें खुली हुई थी उन्हें जबरन बंद भी कराया। रैली के दौरान किसानों ने जहां भी भाजपा का झंडा देखा उसे उखाड़ फेंका। वहीं किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए प्रशासन की जब आप बात करते हैं तो पुलिस बल की तैनाती नजर आई। दूसरी तरफ राजनीतिक पार्टियां, व्यापारियों ने किसानों के बंद का समर्थन भी किया। और वहीं उत्तराखंड के तराई वाले इलाके में भी संयुक्त किसान मोर्चे की ओर से बुलाए गए भारत बंद का असर देखने को मिला। खटीमा की बात कर लें तो खटीमा नगर में किसानों ने जुलूस निकालकर केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। भारी पुलिस बल भी तैनात रही और भारत बंद को समर्थन देते हुए कारोबारियों ने अपनी दुकानें बंद रखी। किसानों ने खटीमा मुख्य चौक पर धरना प्रदर्शन करके 3 कृषि कानून जल्द से जल्द केंद्र सरकार द्वारा वापस लिए जाने की मांग की। और इस मौके पर कांग्रेस सहित अनेक संगठनों ने किसानों के भारत बंद का समर्थन करने के लिए धरना स्थल का रुख किया। व्यापारियों का, मिलर्स का हमें बहुत ही अच्छा आज इन्होंने हमारा सहयोग दिया है। हम इनके आभारी हैं क्योंकि हमारे जो 3 काले कानून हैं उसको वापस करने के लिए अभी भी हमारा जो है 10 महीने से लगातार बॉर्डरों पर संघर्ष चल रहा है। उसी विषय में ये संयुक्त मोर्चे ने आज ये कॉल दी थी और आज पूरे जिले में हमें व्यापारियों का बहुत ही अच्छा सहयोग मिला। वहीं रुद्रपुर में भी कृषि कानून के विरोध में भारत बंद का असर देखने को मिला, जहां सुबह से ही बाजार बंद दिखाई दिए। यहां सिर्फ जरूरी सामान की चीजें ही और दुकान ही
खुलती हुई नजर आईं, जबकि पूरा दिन बाजार में सन्नाटा पसरा रहा। रुद्रपुर में किसान नेता और भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष साहब सिंह ने कहा कि अगर सरकार ये किसान विरोधी कानून वापस नहीं लेती है तो आत्मदाह कर लेंगे। तो वहीं बंद के दौरान पुलिस भी मुस्तैद नजर आई। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती दिखाई देती है। रुद्रपुर में किसान आंदोलन पहले ही पूरे परवान पर दिखाई दे रहा था, वहीं बंद के दौरान इसका बड़ा असर भी दिखाई दिया। ये आज संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर पूरा भारत बंद है। हम रुद्रपुर में हैं। रुद्रपुर में व्यापारियों का समर्थन हमें भरपूर मिल रहा है। आज साप्ताहिक भी बंद था, सोमवार का दिन है, लेकिन जो 20-25% फिर भी छोटे दुकानदार खोलते थे उन्होंने भी हमें समर्थन दे दिया है। उन्होंने भी अपनी दुकानें बंद कर दी हैं और यहाँ विपक्षी पार्टियाँ, व्यापार मंडल, गरीब मजदूर वर्ग के सभी किसानों के साथ हैं और पूर्ण रूप से रुद्रपुर भारत बंद है। तो वहीं बाजपुर में भी संयुक्त किसान मोर्चा के भारत बंद ऐलान का असर देखने को मिला है। किसानों ने भगत सिंह चौक पर धरना प्रदर्शन किया। दोराहा बॉर्डर पर बैरिकेडिंग लगाकर चक्का जाम किया गया। वहीं किसानों के आंदोलन को देखते हुए भारी मात्रा में पुलिस बल को भी तैनात किया गया था। ये भी जान लीजिए कि कृषि कानून के विरोध में किसानों के चल रहे आंदोलन को और मजबूती देने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा ने 27 सितंबर को भारत बंद का ऐलान किया था और यही वजह है कि बाजपुर में भी किसानों ने भारत बंद को माना, उसका असर दिखाई दिया। और उत्तराखंड के लक्सर और सुल्तानपुर में भी किसानों के भारत बंद का मिला जुला असर देखने को मिला है। लक्सर और सुल्तानपुर में सोमवार को साप्ताहिक बंदी भी होती है, लेकिन बावजूद इसके ज्यादातर दुकानें खुली दिखाई दी। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा के तमाम नेताओं ने इस दौरान भारत बंद को समर्थन दिया है और ऐलान किया है कि जब तक सरकार तीनों कृषि कानून वापस नहीं लेती है, ये विरोध जारी रहेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कुछ और खबरों की जब आप बात करते हैं तो उत्तराखंड राज्य आने वाले 10 साल में पर्यटन के क्षेत्र में देश का नंबर 1 राज्य बनेगा। ये दावा किया है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। मौका था विश्व पर्यटन दिवस का। इसी आयोजन पर कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे थे सीएम धामी और कहा कि उत्तराखंड पर्यटन और आर्थिक रूप से मजबूत बनाने वाली जो भी कड़ी है उससे समझौता नहीं करेगा। सीएम धामी ने कहा कि राज्य में पर्यटन सुविधा और निवेश प्रकोष्ठ बनाया जाएगा। ये भी बताया कि सरकार का खास फोकस जो है राज्य की कनेक्टिविटी बढ़ाने पर है। इसके लिए ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन पर तेजी से काम किया जा रहा है। जितने भी प्रस्ताव हैं, जितने भी हमने आगे के लिए जो योजनाएं बनाई हैं, उन सब में पर्यटन हमारा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमारे प्रदेश की मूल अवधारणा में पर्यटन है। हमारा पर्यटन विश्व स्तर का हो, उसके लिए हमारी सरकार काम कर रही है और सभी विभागों को हमने इस प्रकार के निर्देश दिए हैं कि अगले आने वाले 10 वर्षों में हम टूरिज्म के क्षेत्र में कितना काम कर सकते हैं, कहाँ कहाँ हम बढ़ा सकते हैं, किस प्रकार की कनेक्टिविटी, चाहे हवाई कनेक्टिविटी हो, रोडों की कनेक्टिविटी हो, हर प्रकार की कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हर संभव हमारी सरकार काम कर रही है। और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल चमोली के जिला मुख्यालय गोपेश्वर पहुंचे। उन्होंने जिला चिकित्सालय में गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने की मांग को लेकर जेल से लेकर अस्पताल तक भूख हड़ताल करने वाले प्रवीण काशी से मुलाकात की और प्रवीण काशी को जूस पिलाकर उनका अनावरण अनशन भी तुड़वाया। गणेश गोदियाल ने कहा कि उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार अगर बनती है तो राज्य के आंदोलनकारियों के ऊपर जितने मुकदमे दर्ज हैं वो वापस ले लिए जाएंगे। मैंने ये कहा कि आप एक अच्छे कॉज के लिए आंदोलन कर रहे हैं और ये कॉज आप ही का नहीं है, ये मकसद सिर्फ आपका नहीं है, हम सबका ये मकसद है, हम सबका ये मिश्रित मकसद है, ज्वाइंट मकसद है। लेकिन इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आपका जीवन भी महत्वपूर्ण है और उन्होंने हमारी इस बात को माना और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मैंने स्वयं भंडारी जी ने और मनोज रावत जी ने, हमारी यहाँ की जिला पंचायत के अध्यक्षा बहन भंडारी जी ने, हम सब ने उनके अनशन को आग्रह किया कि वो समाप्त करें। और उधर देहरादून में विधायक राजकुमार ने अपना इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल को सौंप दिया, जिसके बाद उनकी विधानसभा सदस्यता खत्म हो गई है। कुछ वक्त पहले ही राजकुमार ने कांग्रेस का हाथ छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया था। इसके बाद से ही उनकी विधानसभा सदस्यता को लेकर सवाल खड़े हो गए थे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने इसकी शिकायत भी दर्ज कराई, जिसके बाद उनके ऊपर इस्तीफा देने का दबाव बढ़ता चला गया। इस्तीफा देने वाले विधायक राजकुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री और भाजपा की कार्यप्रणाली से प्रभावित होकर वो भाजपा में शामिल हुए हैं।
और कांग्रेस के विधायक होते हुए वो अपने क्षेत्र का विकास करा ही नहीं पा रहे थे। मैं कांग्रेस में असहज महसूस कर रहा था और मेरे क्षेत्र की ये विडंबना है पुरोला विधानसभा में कि विधायक किसी दल का होता है और सरकार किसी दल की होती है। जो डेवलपमेंट में पुरोला में करवाना चाह रहा था, जो करना चाहता था, वो मैं कर नहीं पा रहा था, तो किसी न किसी को कुछ ना कुछ आहुति तो देनी पड़ेगी। इसलिए मैंने अपनी जनता के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, अपने क्षेत्र के विकास के लिए ये कदम जो है मैंने उठाया। उत्तराखंड की राजनीति को अगर आप देखते हैं तो अब चुनाव सर पर है और ये खास शो है 70 का संग्राम। 2022 करीब आ गया है, इसलिए उत्तराखंड में सियासी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। इस बार चुनाव काफी दिलचस्प होने की उम्मीद है क्योंकि पहाड़ पर आम आदमी पार्टी भी टाल ठोक रही है और इस खास शो में हम आपको हर दिन प्रदेश की एक विधानसभा का पूरा ब्यौरा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए इसी क्रम में सबसे पहले हम आपको बताएं कि जिस विधानसभा का हम जिक्र करने जा रहे हैं 70 के संग्राम में, वो है डोईवाला। इस सीट की सियासी गणित क्या है? तो विधानसभा सीट जैसे वैसे तो सुर्खियों में ही रहती है, फिलहाल ये भाजपा के कब्जे में है। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत यहां से विधायक हैं। सियासी नजरिए से अगर आप डोईवाले पर नजर डालते हैं तो किस तरीके का समीकरण आपको दिखाई देगा, हम आपको दिखाएं। देहरादून की डोईवाला विधानसभा सीट से पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत मौजूदा समय में विधायक हैं। 2008 के परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई इस सीट पर पहला चुनाव साल 2012 में हुआ था, जिसे भाजपा विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने जीता था। निशंक का इस क्षेत्र में खासा प्रभाव रहा है। वहीं उनके धुर विरोधी कांग्रेस के हीरा सिंह बिष्ट भी कड़ी टक्कर देते रहे हैं। 2014 में निशंक के लोकसभा चुनाव लड़ने से खाली हुई इस सीट पर भाजपा ने त्रिवेंद्र सिंह रावत को टिकट दिया। त्रिवेंद्र इससे पहले रायपुर सीट से चुनाव लड़ा करते थे, मगर त्रिवेंद्र सिंह रावत को उपचुनाव में कांग्रेस के हीरा सिंह बिष्ट ने पटखनी दी थी। इससे पहले त्रिवेंद्र 2 बार रायपुर विधानसभा से विधायक रह चुके हैं, मगर 2017 के चुनाव में बाजी पलट गई और त्रिवेंद्र सिंह ने हीरा सिंह बिष्ट को शिकस्त दे दी। त्रिवेंद्र के मुख्यमंत्री बनने से ये सीट वीआईपी सीट कहलाने लगी। मुख्यमंत्री रहते हुए त्रिवेंद्र ने यहाँ कई विकास योजनाओं को शुरू किया। सड़क है, बिजली है, पानी है, यही नहीं तो दीर्घ काल तक जो क्षेत्र की आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, ऐसे तमाम प्रोजेक्ट वहाँ पर स्थापित किए गए थे। जैसे सीपेट जैसा संस्थान है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है, जच्चा बच्चा कैंसर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल वो निर्माणाधीन है। बालावाला में डिग्री कॉलेज है, वहाँ पर एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड रिसर्च वो भी प्रक्रिया में है। तहसील भवन है, लाल तप्पड़ में फायर स्टेशन है। ऐसे तमाम जो बड़े कार्य हैं वो वहाँ पर संपन्न हो रहे हैं। 2017 में भले ही डोईवाला में कमल खिल गया, मगर इस बार लगता नहीं है कि भाजपा जीत को दोहरा पाएगी। जिन हालात में त्रिवेंद्र सिंह रावत को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी है, उसका खामियाजा त्रिवेंद्र सिंह रावत और भाजपा दोनों को ही उठाना पड़ सकता है। वहीं कांग्रेस ने भी अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं कि वो डोईवाला में किसे मैदान में उतारेगी। एबीपी गंगा के लिए डोईवाला से विनोद कुमार की रिपोर्ट। अच्छा, डोईवाला विधानसभा सीट को जब आप देखते हैं तो 2008 के परिसीमन के बाद ये अस्तित्व में आई थी। इस सीट पर पहला चुनाव 2012 में हुआ था। तब से अब तक इस सीट पर कई चुनाव हुए हैं। 2012 के चुनाव में रमेश पोखरियाल निशंक ने चुनाव जीता था, हीरा सिंह बिष्ट को शिकस्त दी थी, जबकि 2014 में निशंक के लोकसभा चुनाव लड़ने की वजह से ये सीट खाली हुई थी और इस पर उपचुनाव में इसी सीट पर हीरा सिंह बिष्ट चुनाव जीत गए थे। 2017 की बात करिए तो विधानसभा चुनाव में डोईवाला विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार के तौर पर त्रिवेंद्र सिंह रावत की जीत हुई थी, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी हीरा सिंह बिष्ट को हार का मुंह देखना पड़ा था।
और डोईवाला से विधायक त्रिवेंद्र सिंह रावत लगातार दावे करते रहे हैं कि उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में काफी काम कराए हैं, विकास किया है। अब हम आपको त्रिवेंद्र रावत के कुछ बड़े कामों की जानकारी भी दे देते हैं। जहां त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सीएम रहते हुए डोईवाला विधानसभा को सीपेट संस्था की सौगात दी थी। हर्रावाला में 300 बेड के कैंसर और जच्चा बच्चा अस्पताल की नींव रखी थी, जबकि राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की आधारशिला भी डोईवाला में रखी गई थी। सिंचाई और पेयजल के लिए निर्माणाधीन सूर्याधार बांध हो, डोईवाला में मुसफिर कोर्ट शुरू कराना हो, सड़कों का जाल हो या पेयजल के लिए काम, ये तमाम चीजें इनके कार्यकाल में होती दिखाई दी हैं। तो चलिए अब आपको ये भी दिखा देते हैं कि डोईवाला सीट को लेकर त्रिवेंद्र रावत का क्या कहना है, उनके किए गए कामों को विपक्ष किस तरीके से देखता है। 73 सड़कें वहाँ पर बनाई गई हैं। जो बिदालना नदी है उस पर बहुत बरसों से पुल की डिमांड थी। जो आपका रानी पोखरी में डबल लेन पुल, वो उसका काम बहुत जल्दी शुरू होने जा रहा है। अब विपक्ष नाम की कोई चीज़ नहीं है। तमाम विपक्ष जो विकास के कार्य वहाँ पर हुए हैं, आज जनता के जुबान में एक ही नाम है और एक ही पार्टी का नाम है, वो है भारतीय जनता पार्टी। ये दुखद अध्याय है कि मुख्यमंत्री जिस क्षेत्र में रहा हो, कहीं कोई गली, सड़क, पुल, ITI, पॉलिटेक्निक, अस्पताल कुछ तो देखने को मिले। दुखद अध्याय यह है कि मैंने उस समय मुख्यमंत्री हरीश रावत जिस समय अस्पताल 50 बेड का सैंक्शन कराया, बहुत संघर्ष के बाद सरकारी आते ही सरकार ने उसे प्राइवेट अस्पताल को हैंडओवर कर दिया। ये नीति है पूंजीपतियों को, बड़े सरमाएदारों को निजीकरण की जो मोदी की चल रही वो यहाँ इन्होंने पहले यहाँ लागू किया है। तो डोईवाला से विधायक के अपने दावे हैं, मगर जनता से जुड़े क्या बड़े मुद्दे हैं, इस पर भी हम नजर डालते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि डोईवाला विधानसभा क्षेत्र के बड़े मुद्दे हैं क्या। सबसे पहले ट्रैफिक जैम की बात करते हैं। लोगों के लिए यह बड़ी समस्या है। कई जगहों पर बिजली और पानी का भी संकट है। बेरोजगारी युवाओं के लिए बड़ी समस्या है। कोविड वैक्सीन की कमी इस बार चुनाव के समय जनता के जहन में रहने वाली है और जिन लोगों को वैक्सीन नहीं मिली है वो परेशान भी रहे हैं।